साल 2021 गुजरात का वडोदरा। यहां से एक महिला गायब होती है जिसका नाम था स्वाति पटेल। अब स्वाति पटेल की ये गुमशुदगी कोई नॉर्मल गुमशुदगी नहीं थी, क्योंकि वो जिस पार्टनर के साथ रहती थी वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका नाम है अजय अमृत देसाई। अब ये गुमशुदगी शुरुआत में नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में शक गहराता गया और पूरा आरोप जो था वो आरोप था इंस्पेक्टर पर, क्योंकि उसको पूरी जानकारी थी कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस कैसे जांच करती है, पुलिस कैसे एविडेंस कलेक्ट करती है। तो आरोप था कि अजय ने अपनी पत्नी की और लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी आज कोर्ट ने उसे उस मामले में, यानी अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इस केस में ना डीएनए मैच हुआ, ना डेड बॉडी मिली, ना आधे से ज्यादा जो गवाह थे वो पलट गए, फिर भी कोर्ट ने कैसे मान लिया कि ये आरोपी है। अगर कोई शातिर पुलिस वाला ही क्रिमिनल बन जाए तो कितना मुश्किल है उस केस को इन्वेस्टिगेट करना। इसे सब कुछ पता था, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, इसने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। यहां तक कि जो लड़की का भाई है वो भी कोर्ट में पलट गया था। फिर भी इस केस ने कोर्ट में स्टैंड किया। मतलब आप ऐसा समझिए कि जिस केस में लाश नहीं मिली, उस केस में हत्या के आरोप में जो है पुलिस वाला आज जेल जाएगा। ये कहानी में एक दो पेज नहीं है, इसमें कई पेज है और इसमें 5 से ज्यादा शादियां हुई, सीसीटीवी फुटेज और कई ऐसे अहम सबूत थे जो इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़ते गए। और पहली बार कोर्ट ने यह माना कि अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक लाइन में हो तो उसके बिना पर हम सजा दे सकते हैं, और उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है, डिटेल में बताऊंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वाति पटेल थी कौन। मूल रूप से आनंद जिले की रहने वाली, और उसका जो गांव था वो गांव था पसेरा। अब शुरुआती ज़िंदगी में जब ये कॉलेज में पढ़ रही थी तो बहुत स्ट्रगल था इसकी लाइफ में भी, और घर वालों से उतनी बनती नहीं थी। इस बीच इसकी मुलाकात जो है स्वीटी की वो होती है गांव के रहने वाले हितैष से। अब जो हितैष महेश पांड्या है वो भी गांव का रहने वाला था, और उसके सपने थे कि वो कुछ अच्छा जॉब करे, बाहर देश जाए और कुछ अच्छी अर्निंग करे, खुद का बिजनेस करे, सब कुछ था। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, दोनों की दोस्ती हो गई, और दोस्ती जो धीरे धीरे वो है प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे थे, और एक ही गांव के थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। तो दोनों ने तय किया कि हम दोनों शादी करते हैं। अब दोनों ने कुछ टाइम बाद जो है लव मैरिज कर ली। लव मैरिज से पूरे गांव में चर्चा हुई, और कपल अच्छे थे, दोनों का व्यवहार अच्छा था, तो किसी ने कोई रोक टोक नहीं की और सब ने उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया। अब शादी के बाद इनके 2 बेटे हुए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद और 2 बच्चे होने के बाद अब इन दोनों के बीच में जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी। लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा दोनों के बीच में। अब वो ऐसे में स्वीटी ने फैसला किया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं म्यूचुअली, और ये दोनों जो है पति पत्नी साल 2014 में अलग हो जाते हैं। अब डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स के बाद जो है स्वीटी की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल नहीं थी। अब उसके ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ गया था। अब दोनों बच्चों को संभालना था, ऊपर से घर की देखभाल, घर भी चलाना था, तो बहुत मुश्किलात में थी। अब इन सब चीज़ों के बीच में वो साल 2015 में एक माइंड पावर प्रोग्राम चल रहा था। उस दौरान स्वीटी की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था अजय देसाई। अब अजय देसाई की यहाँ से एंट्री होती है। अजय देसाई मूल रूप से रहने वाला अहमदाबाद का था, और अहमदाबाद में वो लोकल इंटेलिजेंस ब्रांच में, पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस ब्रांच है उसमें पीएसआई के तौर पर था, पुलिस इंस्पेक्टर था वहाँ, और वहाँ काम कर रहा था। ऐसे में वो डेली केसेस डील कर रहा था, और उसका मिलना माइंड पावर प्रोग्राम में, यहाँ से स्वीटी की लाइफ थोड़ी चेंज हुई। उसे लगा कि एक सपोर्टिव आदमी मिल गया है जो उससे बात कर रहा है, उसका अच्छा दोस्त है, और दोनों के बीच में दोस्ती हुई। शुरुआती दोस्ती के दिन में दोनों एक दूसरे का दुख सुनते थे। वो अपनी लाइफ के बारे में बताता था, पुलिस वाला था तो कितनी स्ट्रगल है, कितना काम करना पड़ता है, 24 घंटे तक काम करना पड़ता है। ये भी बता रही थी कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझ रहे थे। धीरे धीरे इमोशन को समझते समझते दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग समझी, और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अब यहाँ से जो रिश्ता था वो पूरी तरह से बदल गया। अब दोनों जो है उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों साथ रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे का सुख दुख देख ही रहे हैं, तो दोनों साथ रखते हैं। तो 2021 के आसपास और 2016 से लेकर 2021 तक दोनों साथ रहने लगे।
अब दोनों साथ रहने लगे और इसी बीच घर वालों को पता चलता है कि इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, स्वीटी ने और अजय ने, लेकिन कहीं रजिस्टर नहीं करवाया। मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया लेकिन उसे कहीं पेपर पर रजिस्टर नहीं करवाया। यानी दोनों साथ रह रहे थे, दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन उस शादी को कोई स्टैंप नहीं लगा था। यानी वो शादी कहीं से भी फुल प्रूफ शादी नहीं थी कि घर वालों को बोल सके दोनों ने शादी किया, मतलब छुप छुपा के ऐसी नॉर्मल शादी कर ली। अब परिवार था और इस बीच पहले से 2 बेटे थे स्वीटी के। अब एक तीसरा बेटा आया। अब जो तीसरा बच्चा जन्मा, वो तीसरा बच्चा जो था वो अजय का था। अब ऐसे में अजय ने पूरे समाज के सामने, परिवार के सामने स्वीटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बस साथ में रह रहे थे, तो लोग एक तरह से मान रहे थे कि ये लिव इन पार्टनर है और बहुत लोग सोचते थे कि ये लिव इन पार्टनर है। लेकिन दूसरी ज़िंदगी थी स्वीटी की। स्वीटी वो चाह रही थी कि यार मुझे यार समाज में एक दर्जा मिले, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे, उसके लिए ये चाहिए कि समाज के बीच में आकर अजय जो है मुझे एक्सेप्ट करे। अब ये सब चीज़ चल रही थी और साल 2017 में अजय ने दूसरी शादी कर ली अपने ही बिरादरी की एक लड़की से। अब ऐसे में अजय की जब दूसरी शादी हुई, अब एक दूसरी शादी से एक बेटी भी हो गई और उस बेटी को और बीवी को अलग जगह रखा था। ये दूसरी जो लिव इन पार्टनर थी, जो दूसरी पहली शादी कर रखी थी स्वीटी को, या इन्हें भी अलग रखा था। अब दोनों को अलग अलग रखा है, दोनों को संभाल भी रहा है। अब ऐसे में जो अजय की ज़िंदगी थी वो 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। अब 2 हिस्सों में बढ़ गई है क्योंकि आप 2 वाइफ एक साथ तो हैंडल नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। अब ये था कि एक शादी जो थी वो थी सामाजिक शादी और कानूनी शादी, जो उसने दूसरी शादी की। और जो स्वीटी से शादी की थी वो ना सामाजिक शादी थी और ना कानूनी शादी थी, वो चुपचाप की गई शादी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और सालों से चल रहा था। अब ऐसे में 2019 में स्वीटी ने अजय के बेटे को जन्म दिया। अब इनका एक बेटा भी था। अब ये 3 बच्चे हो गए टोटल। अब स्वीटी ने बोला कि यार तुम मुझे कानूनी रूप से एक्सेप्ट करो और अपनी दूसरी बीवी को डिवोर्स दे दो, उससे तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। अब यहाँ से जो है रिश्तों में थोड़ी सी खटपटाहट आने लगी। अब इस केस में भी पुलिस ने भी ये बताया था कि शुरुआती चीज़ों में खुद जो है अजय ने भी एक्सेप्ट किया था पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि उनके रिश्ते ख़राब होने लगे, क्योंकि जो है बार बार जो है स्वीटी जो है मांग करती थी कि तुम मेरे साथ रहो, अपने पत्नी को तलाक दे दो, और यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करता था। वो बोलता था नहीं मैं उसको नहीं हटा सकता। अब यहाँ से उसके मन में एक प्रेशर आने लगा। बार बार अजय सोचता था कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई और ये मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है। ऐसे में अगर मैंने स्वीटी को रास्ते से नहीं हटाया तो मेरे लिए सरदर्द बन जाएगी। धीरे धीरे ये जो गुस्सा था वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अजय के अंदर गुस्सा बढ़ता गया, स्वीटी के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा था। वो बार बार प्रेशर बना रही थी कि तुम अपनी दूसरी बीवी को छोड़ो, मेरे साथ रहो। और इन सब चीज़ों के बीच में अजय के दिमाग में एक चीज़ आई कि स्वीटी को ये रास्ते से हटा देता हूँ। जब ये रास्ते से हट जाएगी तब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अब यहाँ से वो शुरू कर देता है कैसे इसे मारना है और उसकी प्लानिंग, और उसके प्लानिंग के तहत ये धीरे धीरे सब चीज़ प्लान करता है। अब ये सब चीज़ हो रहा था, सब चीज़ें चल रही थी। अब आती है तारीख 4 जून 2021। अब पूरी चीज़ें प्लानिंग हो रखी है कि कैसे इसको मारना है, उसने अपने दिमाग में सब कुछ सोच रखा है। और उसके तहत ये रात को करीब 12:30 बजे के आसपास जो इसका 2 साल का बच्चा है स्वीटी का, उसके साथ स्वीटी सो रही थी। अब रात के 12:30 बज रहे थे और कमरे में स्वीटी थी और स्वीटी के साथ उनका 2 साल का बच्चा भी मौजूद था। सोचिए, बच्चे के सामने अजय पहुंचता और अजय गला घोंटकर अपनी बीवी को मार डालता है। अब वो 2 साल का बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो बोलने के स्थिति में नहीं था, कुछ बता नहीं सकता, तो वो एक तरह से गवाह नहीं बन पाया, ना उसकी गवाही हो पाई। अब छोटा बच्चा, वो क्या ही बता पाएगा, 2 साल का बच्चा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अब रात भर इसने क्या किया, जो शव को है ऊपर बेडरूम में ही रखा। अब इसने रात में कोई एक्टिविटी नहीं की क्योंकि खुद पुलिस वाला था, खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह चुका है, तो इसे पता था अगर मैं रात को कोई भी गतिविधि करूँगा तो सस्पिशियस काउंट होगी। तो इसने वेट किया रात भर और इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त से फ़ोन कर नॉर्मल घर की साफ़ सफाई के बारे में बात की और नॉर्मल बातचीत की। अब ये सुबह होने का इंतज़ार करता है। अब इसके पास एक काली जीप कंपस थी। अब ये गाड़ी जो थी, ये 5 जून 2021 की सुबह सुबह इस गाड़ी को इसने रिवर्स करके 10:22 पर इसने रिवर्स करके गाड़ी को जो है अपने घर के पास लगाई। अब रिवर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि इसे डिक्की खोलना था और डिक्की में डेड बॉडी रखनी थी।
आमतौर पर ये डेली ये चीज़ नहीं करता था, कभी ये रिवर्स नहीं करता था, सीधा गाड़ी निकालता और घर के से बाहर लेकर चला जाता। लेकिन उसी दिन इसने रिवर्स किया और इसने गाड़ी को जो है घर के बाहर लगाया और उसमें डेड बॉडी रखी और डेड बॉडी को लेकर गया एक सुनसान जगह, घर से 120 किलोमीटर दूर। और ये जिस जगह लेकर गया वो था कांग्रेस नेता और वो थी उसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ से थोड़ा सा ये इसका सिनेरियो जो है बदल गया। अब ये जो जिस जगह लेकर गया वो मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी। अब उस प्रॉपर्टी का जो कनेक्शन निकला वो था किरीट सिंह जडेजा से। किरीट सिंह जडेजा कांग्रेस से जुड़े नेता थे और 2020 में करंट से जो है विधानसभा उपचुनाव लड़े, वहाँ के उम्मीदवार रह चुके थे। अब ऐसे में उसने झूठ बोला कि इसकी बहन का किसी दूसरे समाज के लड़के के साथ चक्कर था, उसने जान दे दी और उसकी डेड बॉडी, और वहाँ ले जाकर उसने उस डेड बॉडी को जला दिया। ऐसा जलाया कि उस डेड बॉडी में कुछ भी नहीं बचा, हड्डी भी एकदम जल चुकी थी, खराब हो चुकी थी, क्योंकि कोई डीएनए का सैंपलिंग ही ना ले सके, कुछ भी नहीं बचा था। एक आख हड्डी के टुकड़े बचे थे बस, और थोड़ा सा 3-4 दांत बचे थे और उसके जेवरात बचे थे, अंगूठी बची थी, मंगलसूत्र बचा, और जला के ये लोग वहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस जो थी, पुलिस के पास ये मामला पहुंचता कैसे? अब ये सब कुछ हो गया, कंबल में लपेट के डिक्की में डाल के वहाँ जला देता है, सब कुछ कर देता है और चुपचाप आ जाता है घर पर। अब घर पर आता है और फ़ोन करता है स्वीटी के भाई को। अब स्वीटी के भाई को फ़ोन करता है और यहाँ से शुरू होती है गुमशुदगी की रिपोर्ट। अब सबसे पहले जयदीप है, जयदीप को फ़ोन करता है स्वीटी का जो भाई, और उसे बताता है कि स्वीटी अचानक से घर से चली गई है और गायब हो गई है और मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। अब जयदीप को ये बात अजीब लगती है, वो बोलती है कि मेरी बहन 3 बच्चे हैं जिसके, वो अचानक से अपने बच्चों को छोड़कर क्यों जाएगी, मेरी बहन ऐसी है ही नहीं। अब ये बात उसे सामान्य नहीं लगी और ये बात उसने कई मीडिया वालों से जब बात की, उसने तभी भी बताया कि बहन से बहुत बार लड़ाई होती थी इसकी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाए, वो ऐसी माँ नहीं थी। और ये बात किसी को यकीन नहीं हो रहा था, पूरे परिवार में किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो शुरुआती जांच शुरू हुई। अब इसमें सबसे बड़ा शक पैदा हुआ जो है पति पर, इसलिए क्योंकि अब सोचिए वो गायब हो गई है और उसने उसके भाई को भी बता दिया, लेकिन जो एफआईआर है, मिसिंग रिपोर्ट है, वो दर्ज करवाता है पूरे 7 दिन बाद। अब ये पुलिस को टाइमिंग थोड़ी सी सस्पिशियस लगी, और इसका जो गाड़ी रिवर्स कर कर लगाना घर के नीचे, इसकी जो मोबाइल लोकेशन थी वो 112 किलोमीटर दूर मिली थी उसके नेक्स्ट डे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सस्पिशियस थी और पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तो पुलिस कस्टडी में इसने कबूल कर लिया कि मैंने उसे मारकर जो है, पुलिस ने अच्छा खासा इसे ट्रीटमेंट दिया। पुलिस का आपको तरीका पता है, जब पता लगाना है तो पुलिस वाले को भी पता था ये पुलिस वाला है तो ये जल्दी तो बोलेगा नहीं। तो पुलिस ने इससे ठीक ठाक पूछताछ की तो इसने बता दिया और पुलिस उस जगह पर गई जहाँ शव जलाया था। अब वहाँ से हड्डियाँ बरामद हुई और हड्डियाँ जो बरामद हुई उसके बिना पर इसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया। इसके साथ उस कांग्रेस नेता को भी जेल भेज दिया, दोनों को भेज दिया। अब लेकिन सबसे अहम सबूत थे कि इसकी बोली बात जो है, इसने जो कन्फेशन किया वो तो कोर्ट में दिखा नहीं सकते, तो आपको सबूत दिखाने। अब सबूत के तौर पर जो हड्डियाँ मिली थी वो हड्डियाँ जो थी वो काफ़ी नहीं थी। अब डीएनए सैंपलिंग के लिए उस हड्डियों को भेजा गया। पता चला वो हड्डियों से डीएनए निकलया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति में थी, इतना जल चुका था वो हड्डी वगैरह कि कुछ उससे निकल ही नहीं सकता था। अब पुलिस और परेशान हो गई, क्राइम ब्रांच के पास ये पूरा केस था। अब जो हड्डियाँ थी वो ह्यूमन बोन्स जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे, उसमें जो स्कल था वो था, लिम्ब थी, स्पाइन था और कुछ फिंगर्स के टुकड़े थे, ये सब चीज़ें थी। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ नहीं रहा था, डीएनए भी मैच नहीं हो रहा था। अब बताइए, अब आप प्रूव ही नहीं कर सकती कि डेड बॉडी किसकी है, तो यही नहीं प्रूव हो सकता था कि स्वीटी जिंदा है या मर गई है। लेकिन यहाँ फॉरेंसिक टीम ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएनए सैंपलिंग, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ थी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो था उसके आभूषण, यानी उसकी ज्वेलरी जो थी वो वहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हुए पूरी तरीके से, मतलब वो पूरी तरह से जले नहीं थे, और वो उन्हें भेज दिया गया लेबोरेटरी। अब वहाँ उनकी जांच हुई और पुरानी फ़ोटो से जो मंगलसूत्र थे वो सब की जांच हुई और उसे मैच किया गया। पता चला कि वो उन्हीं के मंगलसूत्र है, जो अंगूठी है उन्हीं की है, और बाकी जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी थी उन्होंने पहनी थी, वो स्वीटी की थी। अब ये सब चीज़ें जब मैच हो गई तो एक अहम सबूत बन गया और बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस अपने आप इकट्ठा होते गए। अब इस पूरे मामले में 150 से ज़्यादा गवाह थे, पुलिस ने एक एक गवाही ली। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो सबसे पहले तो भाई की बातों में ही
थोड़े से विरोधाभास आ गए और बहुत सारे जो लोग थे इसमें वो हॉस्टाइल हो गए। तो अब इसमें मंगलसूत्र जो था वो इम्पॉर्टेंट सबूत बना फॉरेंसिक के लिए, फिर एक अंगूठी ब्रेसलेट का हिस्सा और दांत जो थे वो जो है इम्पॉर्टेंट सबूत बने इस पूरे मामले में। अब ये सब जो है जांच के दायरे में आया। अब पुलिस को ये सब चीज़ें कंफर्म करनी थी तो इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया। देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना और पॉलीग्राफी में बोली गई चीज़ें जो थी वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं थी, लेकिन क्या था कि उससे पुलिस को एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की चीज़ें मिल गई, चेन मिल गई, क्योंकि आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस में भी बहुत एक चेन क्रिएट करना है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसमें इसने पूरी चीज़ बताई। अब वो जो चीज़ें बताई उसको पुलिस ने रिक्रिएट किया। पुलिस वहाँ से लेकर गई टाइमिंग, इसका मोबाइल टाइमिंग की, ये घर से निकला उतनी देर में वहाँ पहुँचा, इसका सीसीटीवी फुटेज घर के नीचे का जब ये जिप्सी उल्टा करके लगा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे जो अपने आप में बयां कर रहे थे कि उस रात को स्वीटी की हत्या हुई और हत्या करने के बाद इसने ये सब चीज़ें रची। अब यहाँ तक जो है पॉलीग्राफी टेस्ट में इसने एक्सेप्ट कर लिया था और इसने बता दिया था और इसका झूठ भी पकड़ा गया था। अब जो था स्वीटी का फ़ोन वो कहाँ था? तो स्वीटी का फ़ोन घर पर था। अगर कोई महिला 24 घंटे अपना फ़ोन यूज़ कर रही हो, अपना फ़ोन घर पर छोड़कर क्यों भागेगी? ये भी सबसे सस्पिशियस था। लेकिन दूसरी तरफ जो पति का फ़ोन था वो एक्टिव था और वो जो लास्ट एक्टिव था वो उस प्रॉपर्टी पर एक्टिव था जहाँ उसकी बॉडी जलाई गई थी। पुलिस को वहाँ से कंकाल मिल गए, इसका मोबाइल लोकेशन मिल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत था कि वहाँ जो डेड बॉडी जलाई गई थी और कांग्रेस लीडर को इसने जो झूठ बोला था कि मेरी बहन की डेड बॉडी है, वो झूठ था, वो इसकी बॉडी थी और इसकी बहन कभी मरी ही नहीं थी। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ इसने पुलिस को गुमराह किया, यहाँ इसने झूठी बात बताई और उस कांग्रेस लीडर को भी झूठी बात बताई जिसकी इसने मदद ली थी। अब यहाँ से जो मोबाइल ट्रेल मिल गया, हड्डियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया, सीसीटीवी मिल गया, सीसीटीवी फुटेज में जो जीप है वो दिख रहा है। अब यहाँ से पुलिस के पास बहुत सारे सबूत थे, सीसीटीवी थे, सीडीआर था, व्हीकल मूवमेंट था, जो जलाई गई हड्डियाँ थी उसके अवशेष थे, ज्वेलरी थी और देसाई का जो मिसकंडक्ट था वो साफ था कि ये चीज़ें इसने बड़ी आसानी से प्लानिंग की। अब पूरे 50 से ज़्यादा दिन का जो जांच था वो चली, वो जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। अब अहमदाबाद डिटेक्शन क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस इस मामले को सोचिए देख रहे थे, दोनों टीम लगा दी गई। अब दोनों टीमों ने 19 जुलाई को जो है आपस में जो एक रिपोर्ट तैयार की और इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर दी और उसको क्राइम ब्रांच को सौंपा। क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ तेज की, खुद ये पुलिस वाला था तो इसे पता था कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा जवाब देना है, सब कुछ था। इसने पूरा दिमाग लगा लिया पुलिस वाले ने खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये बच नहीं पाया और स्वाति पटेल की जो हत्या का मुख्य आरोपी था वो बाद में बन गया अजय, और अजय पे ही सारे आरोप आकर टिक गए। अब कोर्ट में भी जज ने माना कि ये सब चीज़ें जो सबूत हैं वो अपने आप में गवाही दे रहे हैं और उनसे पता चलता है कि इसने जो है उसकी हत्या की। ज़रूरी नहीं है कि डीएनए सैंपलिंग हो, डेड बॉडी का मिलना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें हुई उससे ये चीज़ साफ होती कि इसने हत्या की है और हत्या करके इसने डेड बॉडी को ठिकाने लगा। अब इसमें सोचिए पूरे जो गवाह थे वो 128 थे, उसमें से 40 से ज़्यादा गवाह जो है हॉस्टाइल हो गए। और इस केस को सबसे बड़ा झटका कब लगा पता है आपको? स्वाति का भाई जो कंप्लेनेंट था उसने भी शुरुआती जांच में आरोप लगाया, लेकिन ट्रायल के दौरान वो प्रोसिक्यूशन के साथ उसकी कहानी जो थी वो मेल नहीं खाने लगी। अब जो मेन विटनेस थे वही हॉस्टाइल हो गए, लेकिन फिर भी इसमें एक और अहम विटनेस था, स्वाति का पहला पति ऑस्ट्रेलिया में जो था। उसने यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या से भी उसने मदद मांगी थी, जो क्रिकेटर है, और उसके बाद उन्होंने स्पीड ट्रायल की मांग की थी, जिसके बाद इस केस को स्पीड ट्रायल मिला। अब सोचिए उसने अहम गवाही दी। उसने गवाही में बताया कि जो स्वाति थी वो अपने बारे में बताती थी और कहती थी कि ये जो है अजय जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो उसको जो पारिवारिक दर्जा है वो देने से मुकर रहा है और सामाजिक दर्जा देने से भी मुकर रहा है और उससे आए दिन लड़ाई करता है और झगड़ा करता है। तो ये जो उसकी गवाही थी वो अहम साबित हुई कोर्ट में भी। उसने पूरा उसे बता रखा था, उसके साथ जो जो होता था, डेली लड़ता था, धमकी देता था, सब कुछ बता रखा था, वो उसने कोर्ट को बता दिया। अब इसमें हॉस्टाइल अगर विटनेस जो है हॉस्टाइल हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार एक सेट प्रिंसिपल था कि कई बार जो है बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो गवाह हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो रिकवरी किया हुआ सामान है और जो रिकवरी सबूत हैं उन्हें नहीं माना जाए, उनको दरकिनार कर दिया जाए। अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो बाकी के जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके बिना पर
आरोपी को सज़ा हो सकती है। अब यही सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने अब जाकर माना 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब क्राइम ब्रांच ने, पुलिस ने अपने एक अधिकारी के खिलाफ ही जो है इन्वेस्टिगेशन करना, हर बार सब सोचते हैं, सबके मन में एक वो होता है एक कि पुलिस के लिए अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, लेकिन यहाँ पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। तो 5 साल बाद स्वीटी को जो है न्याय मिला और कोर्ट ने उसके पार्टनर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके साथ जो शख्स था जिसने उसकी मदद की थी उसे भी 5 साल की सज़ा सुनाई और जो है पेनल्टी भी लगाया। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट गवाह बना। उसको फ़ोन कर कर, अब बीबी गायब हुई है तो बीबी के बारे में पूछेगा ना, पूछेगा कि बीबी कहाँ चली गई, यार मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। ये उसे फ़ोन कर कर बोलता है तू क्या कर रहा है, मेरे घर का थोड़ा काम करना है, आ जाना हेल्प करने। मतलब बीबी गायब हो गई है, इतनी नॉर्मल कन्वर्सेशन। तुरंत कोर्ट ने भी ये माना कि किसी की बीवी गायब हुई है और वो इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन करे और नॉर्मल अपनी बीवी के बारे में चर्चा ना करे। घर की साफ़ सफाई करवानी है, घर का वो करवाना है, गार्डनिंग चेंज करवानी, मतलब ऐसी बातें कर रहा था। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो सकता किसी भी पति का, और इसका जो ये बिहेवियर था वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में था। अब इसमें बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल था कि स्वाति अचानक गायब कैसे हो गई स्वीटी। सवाल नंबर 2 था मिसिंग कंप्लेंट में देरी क्यों हुई। अगर एक खुद पुलिस वाला है तो अपनी बीवी की कंप्लेंट 7 दिन बाद क्यों कराएगा। तीसरा सवाल था कि ये डेली नॉर्मल जीप लेकर चला जाता था, हत्या वाले दिन इसने जीप रिवर्स कर कर क्यों लगाई और उसमें क्या सामान रखा कंबल में लपेट कर। चौथा सवाल था कि स्वीटी अगर भाग रही है तो अपना मोबाइल घर पर छोड़कर क्यों जाएगी। पांचवा सवाल था कि अजय का मोबाइल जो है वो अटाली में क्यों था 112 किलोमीटर दूर, और वहाँ से ही डेड बॉडी के रिमेन्स कैसे मिले, मतलब जला हुआ शव कैसे मिला। छठवां सवाल था वो जो जला हुआ शव था वो किसका था। सातवां सवाल था जो ज्वेलरी थी वो जो शव के पास मिली वो स्वीटी से मिलती हुई ज्वेलरी कैसी थी, क्यों दोनों सेम थे। और अजय और जडेजा का कनेक्शन, जो जिसने उसकी मदद की थी, जिस प्रॉपर्टी पर ये लेकर गया था। तो इससे ये सवाल जो थे कोर्ट ने खड़े किए और पुलिस ने भी खड़ा किया, जिससे सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनने में हेल्प मिली। अब शव को जलाने में घी, दही, दूध, दही ये सब चीज़ों का भी इसने इस्तेमाल किया, मतलब क्रियाक्रम करने की कोशिश की। सातवां सवाल था कि जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल कैसे हो गए, इतने सारे विटनेस एक साथ। और सवाल नंबर 11वां ये था कि डीएनए नहीं मिला तो अदालत ने इसे मर्डर कैसे माना। ये पूरा जो केस था वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आकर टिक गया और इसी के बिना पर जो एविडेंस की चेन थी वो चेन बनती गई और इसके बिना पर जो है कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये केस अपने आप में बहुत हार्ड था और मुझे लगता है कि इतना पेचीदा केस हाल फिलहाल में मैंने तो नहीं देखा कि जिसमें सोचिए 2 शादी हुई, लव मैरिज, दोनों लव मैरिज, और मर्डर के बाद डेड बॉडी ही नहीं मिली, डीएनए मैचिंग ही नहीं हुआ। तो ये प्रूव करना कि ये शख्स ही नहीं है इस दुनिया में, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा हार्ड टास्क था। लेकिन पुलिस ने इस केस को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया और इसमें आरोपी को जो है, दोनों आरोपियों को सज़ा सुनाया। अब इसके पास और ऑप्शन है, अब ये हाई कोर्ट जा सकता है और शायद वहाँ हाई कोर्ट से इसे रिलीफ मिले। लेकिन जो इसके इतने सारे के सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, मुझे नहीं लगता आगे भी इसे रिलीफ मिलेगा और अब इसे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि उम्र कैद की सज़ा है। और ये पुलिस वाला सोच रहा था कि मुझे सब कुछ पता है तो मैं बच जाऊंगा। कई लोगों को लगता है जो सोचते हैं कि मैं क्राइम समझ जाता हूँ, क्राइम समझ सकता हूँ और मैं कोई क्राइम कर दूंगा तो बच जाऊंगा। यही वो सबसे बड़ी गलती करता है, ये सोच कर कि मैं कोई क्राइम कर दूंगा तो बच जाऊंगा। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसको करने के बाद आप बच सकते हो, और कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही देते हो क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ सबूत तो होगा ही। ये फॉरेंसिक भी कहता है, ये पुलिस को पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ सबूत होगा। तो सबूत है तो आप आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाओगे। और ऐसे में अजय सोच रहा था खुद पुलिस वाला नहीं पकड़ाएगा, पकड़ा गया और अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। तो दोस्तों ये कहानी में बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ सुना, तो इस पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में आपके कमेंट्स लूँगा, उन कमेंट्स पे बात करूँगा। बहुत सारे लोग अपने बर्थडे के लिए कहते हैं कि भैया विश कर दो। मैं जिन जिन लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं अपने वीडियो में उनके बर्थडे को विश करूँ, और कार्तिक जो थे उनको बेबी हुआ है तो कार्तिक को बहुत बहुत बधाई आपके बेबी के लिए, और वो बेबी बॉय है तो बहुत बहुत बधाई आपको।
ऐसे ही आप सकुशल रहे, आपका बच्चा हेल्दी रहे और आप उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी परवरिश दे, आगे बढ़े, वो आपका भी बड़ा नाम करे। तो यहाँ जाते जाते मैं बहुत सारे कमेंट्स तो नहीं लूँगा, लेकिन अगली वाली वीडियो में और भी जो कमेंट्स आएंगे उनको लूँगा, उनका नाम लूँगा। बहुत सारे लोग बर्थडे विश की भी मांग करते हैं। तो एक गौरव थे, उन्होंने कमेंट किया था कि उनका बर्थडे है कल। तो गौरव जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी ऐसे हेल्दी रहें, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, बाहर के जंक फूड कम खाया करें, क्योंकि हेल्थी लाइफस्टाइल तभी आती है जब आप बाहर का जंक फूड खाना कम करते हैं, तो इससे आपकी उम्र और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और भी वीडियोज़ हैं क्राइम की, वो क्राइम तक पर आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज, और बहुत ऐसी देश और दुनिया की जितनी भी क्राइम की बड़ी खबरें आपको क्राइम तक पर मिल जाएंगी। और मेरी वीडियो को आप रेगुलर देखिए, आपके कमेंट्स लूँगा, आपके सुझाव लूँगा, और आपसे बातचीत भी होगी, कन्वर्सेशन होगा, आपके कमेंट्स लेंगे, उस पर चर्चा होगी वीडियो के अंत में। और इस वीडियो पर आपकी क्या है ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अगली वीडियो में आपके कमेंट्स लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।